हेलो नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। आपको पता होगा हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं लॉ के पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में। आज हमारा ये लॉ ऑफ टॉर्ट पर चौथा लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर्स किए हैं। अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। सारी वीडियोज़ मेरे प्ले में बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके रखी गई हैं। आप उन्हें विजिट करके अपने सिलेबस को और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे विकेरियस लाइबिलिटी के बारे में, रिमोटनेस ऑफ डैमेज के बारे में और साथ ही साथ एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में। तो देखो, जब मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट शुरू में पढ़ाया तो मैंने आपसे कहा कि ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो प्रिंसिपल क्या है? तो कहते हैं ऑल्ट्रियम नॉन लेजरे। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्ड्स के माध्यम से, अपने एक्ट्स के माध्यम से किसी को हर्ट ना करे। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी भी व्यक्ति को हर्ट ना करें अपने शब्दों के माध्यम से और अपने एक्शंस के माध्यम से। अगर आप हर्ट करते हैं और ये प्रूव हो जाता है कि आपने हर्ट किया है और उस हर्ट की वजह से कोई डैमेज कॉज होता है और पता चलता है कि लाइबिलिटी किसकी है, मतलब उस डैमेज को कॉज करने के पीछे कौन लाइबल होगा, तो कहते हैं भैया मिस्टर एक्स लाइबल होगा, उसने ही ये हरकत किया था या उसने ही ऐसे शब्द यूज़ किए थे। तो अगर आपकी लाइबिलिटी फिक्स हो जाती है तो आप क्या करेंगे? आपको डैमेजेस पे करना पड़ेगा, जो भी कोर्ट अवॉर्ड करेगी। तो कहते हैं कि अगर आपने अपने शब्दों के माध्यम से किसी को हर्ट किया है, आपकी लाइबिलिटी अगर वहाँ पे फिक्स होती है तो आप उसके लिए डैमेजेस पे करेंगे। अब देखो, लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है। एक होती है पर्सनल लाइबिलिटी और दूसरी होती है विकेरियस लाइबिलिटी। तो आज की क्लास में हम विकेरियस लाइबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो देखो भाई, इसको शुरू से समझते हैं। विकेरियस लाइबिलिटी कहता है कि आप, मतलब आपका नाम है मिस्टर ए, आप अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए भी लाइबल होंगे। कहने का मतलब है कि आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन आपके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति अथोराइज्ड है, आपके अंडर अथोराइज्ड है कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिया तो लाइबिलिटी आपकी भी फिक्स होगी। तो आपकी जो लाइबिलिटी फिक्स होगी उसे विकेरियस लाइबिलिटी कहेंगे, और जो उस व्यक्ति ने गलत काम किया है उसकी जो लाइबिलिटी फिक्स होगी उसे हम पर्सनल लाइबिलिटी कहेंगे। इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई स्कूल चलता है, ठीक है, स्कूल चलता है, मिस्टर एक्स का एक स्कूल है, बहुत प्यारा सा स्कूल है। इनके पास बहुत सारी बसेस हैं, बस नंबर 1 2 3, ठीक है। अब जो बस के जो ड्राइवर लोग हैं ना, उनका काम क्या है कि वो लोग बहुत स्मूथली अपनी व्हीकल को ड्राइव करें और बच्चों को बहुत सही सलामत घर पे पहुंचाएं, कभी भी कोई नेग्लिजेंट ड्राइविंग ना करें। तो मास्टर का काम क्या है? मास्टर अपने ड्राइवर्स को कंट्रोल कर सकता है। जो उस स्कूल का मालिक है मिस्टर एक्स, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने ड्राइवर्स को कंट्रोल करे, उन्हें ये बार बार गाइडलाइंस दे कि आप कभी भी नेग्लिजेंट ड्राइविंग ना करें। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि जो ड्राइवर नंबर 1 था ना, उसने नेग्लिजेंट ड्राइविंग करी और उसकी वजह से मिस्टर पी को चोट लग जाती है। तो मिस्टर पी को जब चोट लगती है तो लाइबिलिटी ड्राइवर की भी फिक्स होगी और उस स्कूल के ओनर की भी फिक्स होगी। जब ड्राइवर की लाइबिलिटी फिक्स होगी तो उसे हम पर्सनल लाइबिलिटी कहेंगे, और जब स्कूल के ओनर की लाइबिलिटी फिक्स होगी तो उसे हम विकेरियस लाइबिलिटी कहेंगे। मतलब आप दूसरों के किए गए कृत्यों के लिए भी जिम्मेदार ठहराए जाते हैं जब, तो उसे विकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं। आई होप यहाँ तक मैं चीज़ों को समझा पा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन इन सारे मैटर्स को समझते हैं विद केस लॉस, ठीक है। अगर आप पहली बार मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हाथ में पेन और कॉपी लेकर बैठिए। जो भी चीज़ें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं पॉज करिए और उन सारे चीज़ों को अपने कॉपी में जॉट डाउन करते जाइए, ताकि आपका नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर्ड रहे और नेक्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो देखने के लिए ना आए, बल्कि आप अपने कॉन्सेप्ट को अपने आप से ही रिवाइज कर लें बिना टाइम गवाए, ठीक है। तो कहते हैं देखो, विकेरियस लाइबिलिटी का क्या मतलब है? तो कह रहे हैं कि देखो, ये बताता है कि लॉ होल्ड्स वन पर्सन, किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है लॉ फॉर द मिसकंडक्ट ऑफ अनदर, किसी और के मिसकंडक्ट के लिए लाइबल कोई और होता है, ऑल्दो ही इज हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द पर्सनल ब्लेम और फॉल्ट। मतलब मिस्टर एक्स तो स्कूल के ओनर थे ना, वो उनको ड्राइविंग आती ही नहीं थी, उन्होंने कभी बस चलाया ही नहीं था। बस किसने चलाया? बस किसी ड्राइवर ने चलाया, और उस ड्राइवर के मिसकंडक्ट के लिए लाइबल कौन हो रहा है? मिस्टर एक्स हो रहे हैं, जो स्कूल के ओनर है। ऑल्दो ही इज हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम एनी ब्लेम और फॉल्ट, मतलब उनकी कोई गलती थी ही नहीं, लेकिन फिर भी
उनके ऊपर लॉ लाइबिलिटी इम्पोज करता है। और ये लाइबिलिटी अराइज कैसे होती है, ये उस रिलेशनशिप से होती है जो मिस्टर एक्स और ड्राइवर के बीच में है। तो ऐसे रिलेशनशिप की वजह से जो लाइबिलिटी अराइज हो रही है, मतलब किसी और के काम के लिए कोई और जिम्मेदार हो रहा है, तो ऐसी लाइबिलिटी को हम विकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं। सालमन का कहना है कि देखो, व्यक्ति अपने कामों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट्स, बट इन एक्सेप्शनल केसेस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे लॉ इम्पोज करता है। क्या इम्पोज कर रहा है? विकेरियस लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ अदर। दूसरों के एक्ट्स के लिए आपको विकेरियसली लाइबल किया जाता है जब, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं विकेरियस लाइबिलिटी। अब देखो, ये जो लाइबिलिटी है ना विकेरियस वाली, ये दो मैक्सिम पे बेस्ड है। पहली है क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। इसमें कहते हैं ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ एज डूइंग इट हिमसेल्फ। तो कहते हैं कोई व्यक्ति ने अगर कोई काम किया है थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ एज डूइंग हिमसेल्फ। तो कहते हैं मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कुछ पावर्स डेलीगेट किए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किया है, तो जब आपने उस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर डेलीगेट किया है, तो आप अपना काम उस व्यक्ति के माध्यम से करवा रहे हैं। मतलब मेरा स्कूल चलता है, तो मैंने बोला ड्राइवर ए को कि आप बस से बच्चों को ढोकर ले आएंगे, तो मैंने उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किया है। तो मैं क्या करा रही हूँ, अपने स्कूल में बच्चों को बुला रही हूँ उस ड्राइवर के माध्यम से। तो वो ड्राइवर जो भी हरकत करेगा उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मैं होंगी। तो ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ एज डूइंग इट हिमसेल्फ। तो पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग्स ऑफ द पर्सन इन हुम ही हैज इंटरेस्टेड द वर्क। तो जिसको हमने काम करने के लिए कहा है, जिसको हमने पावर डेलीगेट की है फला फला काम करने के लिए, उसके हर एक्ट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये पहला मैक्सिम है, ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है। दूसरा आता है रिस्पॉन्डिएट सुपीरियर। तो कहते हैं रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सुपीरियर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे घर में होता है ना, मारधाड़ हो जाए भाई बहनों में, तो हमेशा बड़े बच्चे को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है छोटे की हरकत के लिए, कि तुमने ऐसा किया होगा, तुम ऐसा करते होगा, तो तुम्हारे वजह से ये ऐसा सीख रहा है। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको लिख के बताना। तो कह रहे हैं कि देखो भैया, सुपीरियर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। तो डॉक्ट्राइन जो है मास्टर को या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सुपीरियर है उस पोजीशन में, उसको हमेशा रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। तो ये बेस्ड है ऑन द लीगल प्रिजम्पशन। इस प्रिजम्पशन पे बेस्ड है कि ऑल एक्ट डन बाय अ सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में या कोर्स ऑफ बिजनेस में जितना भी एक्ट सर्वेंट करता है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी फिक्स होगी? हमेशा और हमेशा मास्टर की जिम्मेदारी फिक्स होगी, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी फिक्स होगी। प्रिंसिपल, यहाँ स्कूल वाले प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल एजेंट का जो रिलेशन होता है उसके प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखो, इन दोनों मैक्सिम पे आपका विकेरियस लाइबिलिटी डिपेंडेंट है, हमेशा सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। द मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सच रॉन्ग द सर्वेंट इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ हिज सर्विस। मतलब जब तक वो व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए ड्राइवर की ड्यूटी है, तो इन लोग की ड्यूटी ना थोड़ी अर्ली मॉर्निंग से हो जाती है। मान लेते हैं इनकी ड्यूटी 6 बजे से लगती है और ये लोग शाम के 4 बजे तक काम करते हैं। तो 6 से 4 के बीच में जो भी काम ड्राइवर करता है, मतलब जब तक वो स्कूल की को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जितने समय के लिए कर रहा है, उस समय में जितनी भी हरकतें सर्वेंट ने की होंगी, उन सब के लिए उस स्कूल का ओनर जिम्मेदार होगा। ऑल्दो उसको कोई एक्सप्रेस कमांड नहीं दिया। मान लो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो थोड़ा डांट दिया करो। अब डांटने का मतलब ये नहीं है कि इतना डांट दो कि बच्चा रोने ही लगे, थोड़ा डर बनाए रखना है। तो उन्होंने कोई एक्सप्रेस कमांड दिया हो चाहे ना दिया हो, लेकिन फिर भी अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप तो होंगे, पर्सनली आप भी लाइबल होंगे, मतलब पर्सनली सर्वेंट भी लाइबल होता है, लेकिन विकेरियस लाइबिलिटी किसके ऊपर होती है? उस पूरे कैंपस या इंस्टीट्यूट के ओनर के ऊपर होती है। लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल फॉर एक्ट ऑफ हिज एजेंट। तो कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लाइबल होता है। फिर पार्टनरशिप में क्या होता है? दोनों पार्टनर्स हैं, तो कोई पार्टनर ए ने कुछ किया तो पार्टनर बी भी लाइबल होगा। फिर बोलते हैं मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप, सर्वेंट के एक्ट के लिए कौन लाइबल होगा? तो मास्टर। तो ये 3 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं जो विकेरियस लाइबिलिटी को फिक्स करते हैं। समझ में आ रही बात?
आगे बढ़ते हैं। आप देखो प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप को समझेंगे, कुछ केस लॉस को भी डील करेंगे। तो कहते हैं अगर प्रिंसिपल ने ऑथराइज किया है अपने एजेंट को कोई काम करने के लिए, तो द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग ऑफ हिज एजेंट वाइल डूइंग सच वर्क। वही बात जो मैं पीछे समझाते हुए आ रही हूँ कि अगर एजेंट को आपने कोई काम दे दिया है कि ये फला फला काम तुम्हें करना है, तो उस एजेंट ने उस काम के दौरान जो भी गलती किया है, जो भी रॉन्ग कमिट किया है, उसके लिए प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये केस देख लेते हैं। क्लर्क ऑफ दी फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स, सॉलिसिटर्स का एक फर्म था, वहाँ पे जो क्लर्क था ना, उसने एक फ्रॉड कमिट कर दिया था। फ्रॉड क्या किया था? क्लाइंट के अगेंस्ट किया था, उसकी प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया था। मिस अप्रोप्रिएटेड द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लाइंट ऑफ द फर्म, फर्म का जो क्लाइंट था उसकी प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट किया, तो फर्म को लाइबल ठहराया गया था। बिकॉज बीइंग द एजेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द अपेरेंट अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल विल बी लाइबल। तो वो क्लर्क काम किसके लिए करता था? क्लर्क किसी उस फर्म के लिए काम करता था जो सॉलिसिटर्स का फर्म था। अब वहाँ पे कोई क्लाइंट आता है तो उनकी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ कर दिया, उसमें मतलब मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, गलत चीज़ों को लिख दिया या कुछ घटा बढ़ा दिया, तो ऐसे काम के लिए पूरा का पूरा फर्म जिम्मेदार होगा, सिर्फ क्लर्क नहीं होगा। क्लर्क तो होगा जो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी है, लेकिन विकेरियस लाइबिलिटी में फर्म को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। ये केस था लॉयलाइट वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, 1912 का केस है। दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। इसमें क्या हुआ था? एक एम्प्लॉय थे बैंक के, उनको चेक्स और कैशेस दिया किसी पर्सन ने, उनके मतलब किसी फ्रेंड ने पर्सनल कैपेसिटी में, इस प्रोटेक्ट से कि आप जाके जमा करा दीजिएगा बैंक में। मान लो बैंक का कोई कैशियर था, उसके पास मिस्टर ए जाते हैं, वो उनके पड़ोसी थे, उन्होंने कहा भैया ये कुछ पैसे हैं, ये कुछ चेक है, तुम कोर्ट इसको बैंक में डिपॉजिट कर देना। अब उस व्यक्ति ने क्या किया? उसने कुछ फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया, मतलब कुछ वही धांधली किया, तो उसके लिए कोर्ट ने बैंक को लाइबल नहीं ठहराया। क्यों नहीं ठहराया? क्योंकि जो भी कैश या चेक्स उसको रिसीव हुए थे वो पर्सनल कैपेसिटी में हुए थे। तो कह रहे हैं जब पर्सनल कैपेसिटी में रिसीव हो रहा है तो उसके लिए बैंक लाइबल नहीं होगा, बिकॉज द एम्प्लॉय मिस अप्रोप्रिएटेड द फंड्स इन द पर्सनल कैपेसिटी। ठीक है। फिर तीसरा आता है कि इसी में है, इफ द टॉर्ट इज कमिटेड बाय द एजेंट आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द एजेंसी विदाउट द प्रिंसिपल्स अथॉरिटी, और इफ द एजेंट इज नॉट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल व्हेन ही कमिट्स टॉर्ट, द प्रिंसिपल इज नॉट लाइबल। वही बैंक वाला केस देख लो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एजेंसी के बाहर वो काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए प्रिंसिपल कभी भी लाइबल नहीं होगा। मान लीजिए स्कूल जितने भी स्कूल चलते होंगे उसमें मान लेते हैं ड्राइवर्स की जो ड्यूटी है वो 5 से 6 मान लेते हैं, सुबह के 5 से शाम के 6 हो सकती है। तो इस दौरान अगर वो कोई हरकत करते हैं तो उसके लिए वो लाइबल, कौन लाइबल होगा? प्रिंसिपल लाइबल होगा। लेकिन अगर मान लो वो रात के 9 बजे कहीं पे ड्राइविंग कर रहे हैं, तो क्या उस और किसी और की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या मान लो अपनी ही ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसके लिए उस स्कूल का प्रिंसिपल थोड़ी जिम्मेदार होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम कर ही नहीं रहा है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जब आप काम करते हैं तब प्रिंसिपल की लाइबिलिटी को फिक्स किया जाता है। चलिए अब आते हैं मास्टर सर्वेंट के ऊपर। मास्टर सर्वेंट का जो रिलेशनशिप है यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि अगर सर्वेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब उनका एम्प्लॉयमेंट का टाइम पीरियड था उस समय अगर उन्होंने कोई भी ऐसा एक्ट किया है जो कि रॉन्गफुल इन नेचर है, तो मास्टर के ऊपर भी लाइबिलिटी इम्पोज किया जाएगा फॉर द एक्ट ऑफ द सर्वेंट। लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल, सेवरल लाइबिलिटी भी हो सकती है, जॉइंट भी हो सकती है। प्लेंटिफ के पास चॉइस है कि वो एक्शन जॉइंटली लाएगा, मतलब मास्टर एंड सर्वेंट को जॉइंटली लाइबल ठहराएगा, या मास्टर के अलग एक्ट या सर्वेंट के अलग एक्ट, मतलब सेवरल लाइबिलिटीज को भी इम्पोज किया जा सकता है, जॉइंट लाइबिलिटी को भी इम्पोज कर सकता है। ये प्लेंटिफ की चॉइस के ऊपर है। फॉलोइंग आर द इसेंशियल्स, इसेंशियल्स क्या है? एक्ट मस्ट बी डन बाय द सर्वेंट, मतलब जो स्कूल वाला एग्जाम्पल हमने लिया ड्राइवर, सच एक्ट मस्ट बी डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब वो स्कूल की बस चलाता है, जब उसका टाइम है 5 से 6 का, उस समय जब उसने कोई हरकत किया है, या मान लीजिए इसमें ऐसे कर सकते हैं कि 5 से 8 उनका ड्राइविंग का टाइम होता है, 8 से 12 उनका लंच होता है, वो जहाँ मन किया वहाँ जाते हैं, और 2 बजे से फिर से वो ड्राइविंग करता है शाम के 6 बजे तक। तो इस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो भी हरकत वो करेगा उसके लिए मास्टर लाइबल होगा, और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वो एक्ट किसने किया हो? सर्वेंट ने किया हो।
तो समझ में आ रही है बात। मास्टर सर्वेंट का ये रिलेशनशिप है, इसमें दो एसेंशियल है कि एक्ट सर्वेंट ने किया हो और ड्यू कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया हो। अब सर्वेंट कौन होता है, तो कहते हैं सर्वेंट वो पर्सन होगा जिसको आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है, जिसको आपने एम्प्लॉय किया है कुछ सर्टेन काम करने के लिए, और वो काम किसके डायरेक्शन में करेगा, वो मास्टर के डायरेक्शन में करता है। तो मास्टर लाइबल किस लिए होगा, मास्टर लाइबल होगा सर्वेंट के एक्ट्स के लिए एंड नॉट द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट के लिए कभी भी मास्टर लाइबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सर्वेंट। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मान लेते हैं कि स्कूल में कोई काम कराना था और उसके लिए आपने किसी को बाहर से बुलाया और वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पे आया काम करने के लिए, चाहे वो बिल्डिंग के लिंटर डालने होते हैं या बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर इंडिपेंडेंट था, वो मास्टर के क्या कहते हैं मास्टर के डायरेक्शंस के लिए बाउंड नहीं था, मास्टर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो ऐसे केस में मास्टर की लाइबिलिटी फिक्स नहीं होती है। मास्टर की लाइबिलिटी तभी फिक्स होगी जब वो किसी पर्सन को एम्प्लॉय करेंगे कुछ सर्टेन एक्ट करने के लिए और उन एक्ट को वो मास्टर के डायरेक्शन और कंट्रोल में करेगा। समझ में आ रही बात। अ सर्वेंट इज अ सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मास्टर। मास्टर डायरेक्ट्स द सर्वेंट व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर उस कंट्रोल का सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो फिर फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि माई कार ड्राइवर इज माई सर्वेंट, मेरे कार का जो ड्राइवर है वो मेरा सर्वेंट है, और अगर वो ड्राइव करता है नेग्लिजेंटली और उसकी वजह से कोई इंजरी कॉज होती है तो मैं लाइबल हो जाऊंगी। लेकिन अगर उसने इफ आई हायर अ टैक्सी, मतलब मैंने कोई टैक्सी हायर किया है और उस टैक्सी ड्राइवर ने कोई काम कर दिया है, मतलब वो टैक्सी ड्राइवर मेरा सर्वेंट नहीं है लेकिन उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, तो उस एक्सीडेंट के लिए मेरी लाइबिलिटी नहीं होगी, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की लाइबिलिटी के लिए कभी भी मास्टर लाइबल नहीं होगा। केस देख लेते हैं, मॉर्गन वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल 1936। तो इसमें क्या हुआ था, डिफेंडेंट फॉर नॉट हेल्ड लाइबल फॉर नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के काम के लिए कभी भी डिफेंडेंट्स को लाइबल नहीं ठहराया गया था। हु वर इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ कीपिंग लिफ्ट सेफ एंड बिकॉज ऑफ हुज नेग्लिजेंस प्लेंटिफ गॉट हर्ट ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम ओपन लिफ्ट शाफ्ट वाइल हिज विजिट टू द डिफेंडेंट प्रेमाइसेस। तो कह रहे हैं कि देखो क्या होता है कि एक प्लेंटिफ होते हैं, वो डिफेंडेंट के प्रेमाइस में विजिट करते हैं। तो जब डिफेंडेंट के प्रेमाइस में विजिट करते हैं तो उस समय प्लेंटिफ को चोट लग जाती है। कैसे लग जाती है, क्योंकि उनके ऊपर कोई लिफ्ट का शाफ्ट गिर जाता है और वो लिफ्ट का जो काम था वो कौन कर रहा था, वो कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट पे अगर कोई नेग्लिजेंस होता है तो उसके लिए उस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट का या उस पूरे के पूरे प्रेमाइसेस के ओनर का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। मॉर्गन वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल इन बी गोविंद्र जुलू वर्सेस एमएलए गोविंद्र राज मुदाइलर 1996, मोटर कार की बात है। तो मोटर कार को रिपेयर के लिए भेजा गया था। मोटर कार वाज इंस्ट्रक्टेड बाय द ओनर फॉर रिपेयर्स। आफ्टर द रिपेयर मैकेनिक टुक द कार फॉर द ड्राइव फॉर टेस्टिंग पर्पस। ही मेट एन एक्सीडेंट। द कोर्ट हेल्ड दैट द ओनर वाज नॉट लाइबल बिकॉज द मैकेनिक ड्रोव द कार इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो मान लीजिए आपने क्या किया, अपनी कार को दे दिया किसी मैकेनिक को कि भैया इसमें कुछ कुछ समस्या आ रही है, इसको तुम सही कर दो। तो सही करने के बाद जो वो मैकेनिक था वो ड्राइव पे जाता है कि भैया मैं एक बार चेक कर लूँ कि कोई समस्या दोबारा तो नहीं हो रहा है। जब वो कार को ड्राइव पे लेकर जाता है फॉर टेस्टिंग पर्पस, उस समय उससे उस कार के माध्यम से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कार के लिए ओनर को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, क्योंकि वो कार जब एक्सीडेंट कॉज हुआ तो वो कार इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के कैपेसिटी में था। तो एम्प्लॉयर लाइबल होगा, यहाँ पे उस कार का ओनर लाइबल नहीं होगा। तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी होगी इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। और एम्प्लॉयर ऑथराइजेज, अगर एम्प्लॉयर ने कहा हो कि देखो मैंने इस कार को सही कर दिया, तुम इसको ड्राइव पे ले जाके टेस्ट कर लो, तब वहाँ पे एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी हो सकती है। या एम्प्लॉयर ने कहा हो कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, तो उस समय एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी फिक्स की जा सकती है, लेकिन ओनर जो होगा उस प्रॉपर्टी का उसको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो कहते हैं इन ऑर्डर टू एक्ट the principle of vicarious liability it is necessary that the wrong must be committed in the course of employment। तो जो भी wrong commit हुआ है वो course of employment में हो, मतलब जब आप employed हो उस इंस्टीट्यूट में, उस दौरान आपने उस हरकत को किया है। तो कहते हैं कि अगर रॉन्गफुल एक्ट ऑथराइज हुआ है मास्टर के माध्यम से, मास्टर ने आपसे कहा है कि रॉन्गफुल एक्ट कर दो,
तब वहाँ पे या उसको बोलेंगे हम फोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, या उस एक्ट को हम बोलेंगे कि हाँ वो एक्ट फोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ है। या रॉन्गफुल या अनऑथराइज्ड वे से आपने कोई ऐसा एक्ट किया है जो आपको मास्टर ने ऑथराइज किया था, मतलब मास्टर ने आपको कहा कि बच्चों को डांट दिया करो बस में अगर वो गलती करते हैं, तो आपने उस डांटने को इतने रॉन्गफुल वे से कर दिया जिसकी वजह से कुछ रॉन्ग कॉज हो जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है, तो ऐसे केस में एक्ट इज डीम्ड टू बी डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर कोई अनऑथराइज्ड या रॉन्गफुल एक्ट सर्वेंट का है, इज नॉट कनेक्टेड विद द अथराइज एक्ट टू डू द मोड ऑफ द अथराइज एक्ट, द मास्टर इज नॉट लायबल। तो कहते मान लो कोई अनऑथराइज एक्ट है और ऑथराइज एक्ट है, तो अनऑथराइज एक्ट का कोई भी कनेक्शन नहीं है ऑथराइज एक्ट के साथ, तो वहाँ पे आपका मास्टर लाइबल नहीं होगा। सर्वेंट वाइल ट्रांसफरिंग पेट्रोल, एक सर्वेंट था वो पेट्रोल को लॉरी से ट्रांसफर कर रहा था टू द अंडरग्राउंड, और उस समय उसने सिगरेट जलाया और जो लाइटर था उसको वहीं पे फेंक दिया, उसकी वजह से वहाँ पे आग लग जाती है। जब आग लग जाती है तो ड्राइवर का जो ये काम था ना उसके लिए वो हेल्ड टू बी डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इसलिए मास्टर को लाइबल ठहराया गया। मतलब सर्वेंट को ट्रांसफर करना था क्या, पेट्रोल लॉरी से टू अंडरग्राउंड टैंक, किसी अंडरग्राउंड टैंक के लिए, और सिगरेट जला के वहां पे फेंक देता है, तो इस हरकत के लिए कौन जिम्मेदार होगा, मास्टर भी जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये काम कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ है। समझ में आ रही बात। सर्वेंट नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मास्टर, तो कहते हैं एक केस था राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस KN खताड़ी। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द ट्रांसफरी ऑफ द व्हीकल विल बी लाइबल, जो ट्रांसफरी है व्हीकल का वो लाइबल होगा फॉर विकेरियस लाइबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ओवर अ सर्वेंट। तो कहते हैं कि इस केस में कहा गया कि जो ट्रांसफरी है व्हीकल का उसको लाइबल करेंगे, और वो लाइबिलिटी विकेरियस नेचर की होगी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ओवर अ सर्वेंट। अगर आपने किसी व्हीकल का इफेक्टिव कंट्रोल ट्रांसफर किया है सर्वेंट को, तो ट्रांसफरी लाइबल होगी। सर्वेंट नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मास्टर, अगर वो मास्टर के कंट्रोल में नहीं है सर्वेंट, तब वहाँ पे मास्टर की लाइबिलिटी नहीं फिक्स होगी, लेकिन अगर इफेक्टिव कंट्रोल आपने सर्वेंट को दिया है तो वहाँ पे आपकी भी लाइबिलिटी फिक्स होगी। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट में दो एक्सेप्शंस हैं, और ये दोनों एक्सेप्शंस आते हैं रूल ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी के कंटेक्स्ट में। तो कहते हैं कि टू इसेंशियल्स क्या है इस रूल का, पहला बात कि इंजर्ड पर्सन एंड द पर्सन नेग्लिजेंटली परफॉर्मिंग एक्ट मस्ट बी फेलो सर्वेंट। तो कहते हैं जो व्यक्ति इंजर्ड हुआ है या जो व्यक्ति नेग्लिजेंटली एक्ट को परफॉर्म कर रहा है ये फेलो सर्वेंट्स होने चाहिए। एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट, जब इंसिडेंट हुआ तो वो लोग किसी कॉमन एम्प्लॉयमेंट में अगर हैं तो वो लोग बच सकते हैं, मतलब वहाँ पे मास्टर विकेरियस लाइबिलिटी के रूल से बच सकता है। ये पहली बार अप्लाई किया गया था प्रिस्टले वर्सेस फाउलर के केस में। तो आ सकता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट किस केस में एम्प्लॉय किया गया था, तो आप बताइएगा। प्रिस्टले वर्सेस फाउलर के केस में इसको अप्लाई किया गया था। इन इंग्लैंड, इस इंग्लैंड में ये डॉक्ट्राइन एबॉलिश हो गया था लॉ रिफॉर्म एक्ट 1948 के थ्रू। इंडिया में इसको डिस्कस किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस रुक्मिनी बाई AIR 1939 में। इस केस में जो CJ स्टोन थे उन्होंने कहा कि भैया द रूल वॉज अनसेफ गाइड फॉर द डिसीजन, ये रूल जो है इंडिया के लिए अनसेफ है। तो लेटर गवर्नर जनरल इन काउंसिल वर्सेस कंसल्टेंट्स जेना वॉल्स के केस में डॉक्ट्राइन को बोला गया कि टू बी एप्लीकेबल इन इंडिया। हाउएवर फिर अमेंडमेंट्स हुए और सेक्शन नंबर 3 ऑफ एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट 1938 और 1951 से जो कॉमन एम्प्लॉयमेंट का डिफेंस था उसको इंडिया में एबॉलिश कर दिया गया। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट है वो अब इंडिया से एबॉलिश हो चुका है। सबसे पहले भी प्रिस्टले वर्सेस फाउलर के केस में अप्लाई किया गया था। इस डॉक्ट्राइन में जो दो एसेंशियल्स दिए हैं, इससे विकेरियस लाइबिलिटी का जो रूल है उससे मास्टर एस्केप कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे विकेरियस लाइबिलिटी का क्वेश्चन टॉपिक वहाँ पे ओवर होता है। अब हम लोग बात करेंगे टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट यानी विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट के बारे में। विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट के बारे में, विकेरियस लाइबिलिटी के लिए कहते हैं कि देखो भैया पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि किंग को माई बाप कहते थे, माई बाप के नाम से बोला जाता था कि अरे ये तो मेरे माई बाप है, मतलब उनको भगवान का दर्जा देते थे, उन्हें माता पिता का दर्जा दिया जाता था। तो कहते थे कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब किंग कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। तो कहते थे कि देखो भैया जो किंग होगा
और उसकी जो अथॉरिटीज़ होंगी वो इम्यून है, उनके ऊपर आप कोई भी तरीके की लाइबिलिटी इम्पोज नहीं कर सकते हैं, नो मैटर वो लाइबिलिटी सिविल हो या क्रिमिनल हो। तो किंग कैन डू नो रॉन्ग और उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर आप सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज नहीं कर सकते। इंडिविजुअल रॉन्ग डूअर वॉज पर्सनली लाइबल, तो मैंने पहले भी बताया कि लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, एक होती है पर्सनल और एक होती है विकेरियस लाइबिलिटी। तो पर्सनल लाइबल तो वो व्यक्ति रहेगा जिसने गवर्नमेंट के आदेश पे कोई काम किया है और उसकी वजह से कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो जाता है, तो पर्सनल लाइबिलिटी तो फिक्स होगी उस पर्सन की, लेकिन उस पर्सन के एक्ट की वजह से आप कभी भी किंग को या उसकी अथॉरिटीज को लाइबल नहीं ठहरा सकते हैं। इवन दो ही एक्टर ऑन द गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब किंग ने किसी व्यक्ति को बोला कि आप जाके ये फला फला काम कर दीजिए, और जब वो व्यक्ति वो काम करता है उसकी वजह से कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट हो जाता है, तो उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए वो पर्सन लाइबल होगा। ऑल्दो वो काम किसके डायरेक्शन पे कर रहा है, किंग के डायरेक्शन पे कर रहा है, तो पर्सनल लाइबिलिटी तो फिक्स होगी, लेकिन उस व्यक्ति के उस हरकत की वजह से कभी भी किंग, क्राउन या अथॉरिटीज लाइबल नहीं होती थी। ये पहले का समय का था, उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग। इम्यूनिटी ऑफ द क्राउन फ्रॉम द लाइबिलिटी डिड नॉट एग्जाम द सर्वेंट फ्रॉम द लाइबिलिटी, मतलब अगर हमने यहाँ पे क्राउन को इम्यून कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके सर्वेंट हैं वो भी इम्यून हो जाएंगे, नहीं नहीं। नॉर्मल रूल जो विकेरियस लाइबिलिटी का था वो हमने क्या पढ़ा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के काम के लिए लाइबल होगा, मास्टर सर्वेंट की हरकत के लिए लाइबल होगा, प्रिंसिपल एजेंट की हरकत के लिए लाइबल होगा, और पार्टनर्स पार्टनर्स की हरकत के लिए लाइबल होंगे। लेकिन जब स्टेट की बात आती है, जहाँ पे मालिक स्टेट होता है, जहाँ पे मास्टर प्रिंसिपल कौन है, स्टेट है, वहाँ पे सर्वेंट या एजेंट के ऊपर कभी लाइबिलिटी इम्पोज, मतलब उनको कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं करते हैं लाइबिलिटी से, और उनके एक्ट की वजह से कभी भी स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होती है। जस्टिस हॉम्स का कहना था कि देखो भाई, इसके पीछे का जो रीज़न है ना वो बड़ा लॉजिकल है। उन्होंने कहा कि सॉवरेन को अगर एग्जेम्प्ट किया गया है तो ये कोई फॉर्मल एब्सोल्यूट थ्योरी नहीं है, बल्कि लॉजिकल प्रैक्टिकल ग्राउंड है कि देयर कुड बी नो लीगल राइट अगेंस्ट द अथॉरिटी दैट मेक्स लॉ, मतलब जो लॉ बना रहा है, जो भी अथॉरिटी लॉ बनाता है, उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल राइट नहीं होगा। फिर कहते हैं कि देखो, जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जब आया तो वहाँ पे मल्टीफेरियस सूट्स होने लगे, और वो जब सूट्स हुए तो स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी इम्पोज करना ज़रूरी हो गया। जब लाइबिलिटी इम्पोज करना ज़रूरी हुआ तो जो पहले का अप्रोच था ना उसको मॉडिफाई किया गया, कैसे, क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 से। तो यहाँ पे क्राउन को लाइबल किया जाता था उन टॉर्ट्स के लिए जो उनके सर्वेंट्स करते थे। तो इंडिया में तो कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो क्राउन को लाइबल ठहराए, पर आपको पता है कौन सा आर्टिकल है जिसकी वजह से आपका स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वेंट के एक्ट के लिए? आपको पता हो तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 300 जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कहता है कि यूनियन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को हम सू कर सकते हैं, या उनके द्वारा हमारे ऊपर सू हो सकता है इन द नेम ऑफ यूनियन एंड स्टेट। तो लाइबिलिटी जो स्टेट की है वो आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब देखो, ये डॉक्ट्राइन भी पढ़ना होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी। तो कहा जाता है कि दो तरीके के फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के। कैसे होते हैं, एक तो सॉवरेन फंक्शन होता है, एक होता है नॉन सॉवरेन फंक्शन। तो कहते हैं जो सॉवरेन फंक्शंस होते हैं ना उसके लिए लाइबिलिटी इम्पोज की जा उसके लिए लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होगी। मतलब अगर कोई सॉवरेन फंक्शन करते हुए किसी सर्वेंट ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से कुछ रॉन्गफुल एक्ट हो गया, तो वहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं इम्पोज होगी स्टेट के ऊपर। लेकिन वहीं पे नॉन सॉवरेन फंक्शन है अगर कोई, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लाइबिलिटी इम्पोज की जाएगी। इसी चीज़ को समझाने के लिए आपका एक केस है, पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1861 बॉम्बे। इट वॉज हेल्ड किया गया, अगर एक्ट इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट, जो मैंने अभी बताया कि सॉवरेन पावर को एक्सरसाइज करते हुए अगर आप कोई काम करते हैं तो स्टेट कैन नॉट बी शूड, तो कहते कोई लाइबिलिटी स्टेट के ऊपर नहीं लगेगी। लेकिन वहीं पे अगर जो एक्ट था वो नॉन सॉवरेन फंक्शन के रिगार्डिंग में था तो स्टेट कैन बी सूड, मतलब स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी लगेगी। इस केस में क्या हुआ था, सर्वेंट ऑफ द प्लेंटिफ वॉज गोइंग ऑन हाईवे। जो प्लेंटिफ था ना उसका सर्वेंट कहाँ जा रहा था, हाईवे पे जा रहा था,
और वहीं पे जो गवर्नमेंट के सर्वेंट थे, ये प्लेंटिफ का था जो हाईवे पे जा रहा था, वहीं जो गवर्नमेंट के सर्वेंट थे ना, वो एम्प्लॉयड किस में थे, गवर्नमेंट डॉकयार्ड में एम्प्लॉयड थे, और वो लोग वहाँ पे ड्राइविंग कर रहे थे एंड दैट ड्राइविंग वाज रैश एंड नेग्लिजेंट। तो वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे थे कहाँ पे, हाईवे पे। कौन कर रहा था, गवर्नमेंट के सर्वेंट कर रहे थे और प्लेंटिफ का सर्वेंट हाईवे पे जा रहा था। तो ऐसे केस में क्या हुआ, जब रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो रहा था तो एक्सीडेंट अकर हो जाता है। जब एक्सीडेंट होता है तो कोर्ट ने यहाँ मतलब प्लेंटिफ ने डैमेजेस मांगा, किससे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से। किस लिए कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ थे उनकी वजह से डैमेज कॉज हुआ था और एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए वो डैमेजेस मांगता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया को ऑफ इंडिया को लाइबल ठहरा दिया था, क्या बोलते हुए कि एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट, मतलब वो लाइबल थे बिकॉज द एक्ट ऑफ द सर्वेंट, द सेड एक्ट वॉज नॉट डन इन एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन फंक्शन। मतलब उस समय जब वो एक्ट हुआ था, गवर्नमेंट के सर्वेंट्स ने जब वो एक्ट किया तो वो कोई सॉवरेन फंक्शंस को नहीं एग्जीक्यूट कर रहे थे, नहीं परफॉर्म कर रहे थे, इसीलिए स्टेट को लाइबल ठहराया गया। तो कोर्ट ने यहाँ पे डिफरेंस को बताया, किसमें, सॉवरेन फंक्शंस में, सॉवरेन पावर्स में, या नॉन सॉवरेन फंक्शन या नॉन सॉवरेन पावर में। जब सॉवरेन फंक्शंस करते हुए कोई एक्ट होगा तो स्टेट लाइबल नहीं होता है, नॉन सॉवरेन फंक्शन करते हुए कोई एक्ट होगा तो स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी इम्पोज हो जाती है। समझ में आई बात। नोबिन चंद्र देव वर्सेस सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया में भी यही कहा गया था। इट वाज हेल्ड दैट स्टेट वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी व्हेन द फंक्शन वाज सॉवरेन। अगर सॉवरेन फंक्शन है तो स्टेट के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होगी। सबसे पहले जो इशू अराइज हुआ वो अराइज हुआ स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती के केस में। इस केस में क्या कहा गया था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश किया है वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट, जहाँ पे स्टेट को काम क्या है कि वो लोगों का वेलफेयर करे, वेलफेयर एक्टिविटीज करे। तो इस सिनेरियो में स्टेट शुड नॉट बी इम्यून फॉर टू द टॉर्शियस एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉय। अगर उसके एम्प्लॉय कोई टॉर्शियस एक्ट करते हैं तो वहाँ पे स्टेट इम्यून नहीं होगा, मतलब स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी इम्पोज हो जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ था, एक जीप का ड्राइवर था, वो जीप जो थी वो ओन्ड एंड मेंटेन्ड कौन कर रहा था, स्टेट ऑफ राजस्थान कर रहा था। तो उस ड्राइवर ने क्या किया, रैशली और नेग्लिजेंटली ड्राइव करते हुए वाइल कमिंग बैक फ्रॉम वर्कशॉप, किसी वर्कशॉप में थे वो, और उस वर्कशॉप से जब वो ड्राइव करते हुए आया था तो वो बहुत रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था। ड्यू टू द एक्सीडेंट द हस्बैंड ऑफ विद्यावती वॉज किल्ड। तो उसके ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से विद्यावती का हस्बैंड ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर किया कि इम्यूनिटी ऑफ स्टेट डज नॉट एक्सटेंड टू ऑल एक्ट्स डन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के मतलब जितने भी एक्ट गवर्नमेंट के माध्यम से हो रहे हैं उन सब पे इम्यूनिटी, स्टेट को इम्यून नहीं किया जा रहा है। इम्यूनिटी ऑफ स्टेट डज नॉट एक्सटेंड टू ऑल द एक्ट्स डन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के समय जो भी सर्वेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनके सारे एक्ट्स के लिए आप स्टेट को मतलब स्टेट की इम्यूनिटी वहाँ पे एक्सटेंड नहीं करती है। इम्यूनिटी इज ओनली लिमिटेड टू दोज एक्ट विच आर डन इन द एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन फंक्शन। बस जहाँ पे सॉवरेन फंक्शन हो रहा है वहीं पे स्टेट इम्यून है। बाकी सारी जो हरकतें स्टेट के या जो भी मतलब सॉवरेन बॉडी है उनकी, जो भी सर्वेंट्स है, अगर उनकी बाकी कोई हरकतें हो रही हैं तो उसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि पेनिनसुलर केस को और हेल्ड किया स्टेट को लाइबल फॉर द डैमेजेस ओकेजन बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द सर्वेंट। तो यहाँ पे एक सीधी बात करनी किया गया कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सर्वेंट कुछ भी करता है तो उस एक्ट के लिए स्टेट की इम्यूनिटी एक्सटेंड नहीं करती, मतलब स्टेट इम्यून नहीं हो जाएगा। उसलिए स्टेट की इम्यूनिटी कहाँ कहाँ पे है, जब सर्वेंट सॉवरेन फंक्शंस को एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब वो नॉन सॉवरेन फंक्शंस कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टेट इम्यून नहीं होगा, मीनिंग देयर बाय स्टेट विल बी लाइबल फॉर द डैमेजेस कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द सर्वेंट इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें स्टेट को लाइबल ठहराया गया। आगे बढ़ते हैं। एक और केस आया, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965। तो पहला केस कौन सा है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती जीप वाला केस है, जहाँ पे विद्यावती के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था स्टेट के जो एम्प्लॉयज़ थे जो वर्कशॉप करने गए थे, वो लोग वापस आ रहे थे, उसके वजह से इस सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या हुआ, स्टेट को लाइबल नहीं ठहराया गया इन एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर। जब सॉवरेन पावर्स एक्सरसाइज हो रहा था तो वहाँ पे स्टेट की कोई लाइबिलिटी नहीं है, पहले से भी पढ़ पाए। इन दिस केस पर्सन वाज अरेस्टेड बाय पुलिस एंड गोल्ड वाज सीज्ड फॉर हिम। तो एक पर्सन था, उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने और उसके पास जितने भी गोल्ड थे उन सबको सीज कर लिया एंड डिपॉजिटेड इन मलखाना।
तो मल खाना में डिपॉज कर दिया, जहाँ पे मतलब माल रखे जाते थे वहाँ पे। क्रिमिनल प्रोसीडिंग टर्मिनेट हुई उसके फेवर में, मतलब वो जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया था, बट द सीज्ड गोल्ड वॉज नॉट रिटर्न टू हिम, लेकिन जो गोल्ड जब्त किया गया था वो उसको रिटर्न नहीं किया गया, बिकॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द मलखाना एब्सकॉन्डेड विद द प्रॉपर्टी, क्योंकि जो माल खाना था जहाँ पे सामान रखा जाता था, वहाँ का जो ऑफिसर था ना, वो सारे माल को, मतलब सारे ज्वेलरीज को, सारा सामान लेकर भाग गया था। तो प्लेंटिफ ने गवर्नमेंट को शू कर दिया और कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रॉपर्टी वॉज सीज इन द एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन फंक्शन, सॉवरेन फंक्शन को एक्सरसाइज करते हुए प्रॉपर्टी सीज हुई थी, तो स्टेट इम्यून है, स्टेट के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। ऑल दो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज द डिसीजन इन कस्तूरी लाल केस स्टिल होल्ड्स गुड बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन ओवर रूल्ड, अभी तक इस चीज़ को ओवर रूल नहीं किया किसी और डिसीजन के माध्यम से, इसीलिए आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया कि स्टेट इम्यून है, क्योंकि जो गोल्ड सीज हुआ था वो सॉवरेन फंक्शन के अंदर हुआ था, तो कोई भी लाइबिलिटी स्टेट पे इम्पोज नहीं होती है। तो ये वाला जो जजमेंट है आज तक ओवर रूल नहीं किया किसी भी स्पेसिफिक केस के माध्यम से, तो आज भी ये इन्फोर्स में है। फिर आगे एक केस और आता है, नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्या हुआ, कस्तूरी लाल केस वाज नॉट करेक्टली डिसाइडेड, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्तूरी लाल का जो केस था वो करेक्टली डिसाइड नहीं हुआ था, एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी हैज नो रिलेवेंट इन मॉडर्न कंटेक्स्ट, और आज के कंटेक्स्ट में सॉवरेन इम्यूनिटी के डॉक्ट्राइन का कोई भी रिलेवेंसी नहीं है। तो कोर्ट डिड नॉट ओवर रूल, उसने कस्तूरी लाल के जजमेंट को ओवर रूल नहीं किया, क्योंकि वो डिसाइड हुआ था एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के माध्यम से, लेकिन उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को अगर हम देखें तो मेनका गांधी केस के बाद से उसने बहुत ही वाइडेस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड्स दिए हैं, और कोर्ट हैव हेल्ड स्टेट रिस्पॉन्सिबल अंडर द डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स enshrined इन पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहते हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी डायमेंशंस को देखते हुए स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया गया है। जब मेनका गांधी केस के बाद आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ। अभी रिसेंट एक केस और हुआ है जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करते हुए क्या बोला, उन्होंने बोला कि डिजिटल एक्सेस इज़ अ फंडामेंटल राइट। अगर आपने इस पर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है डिजिटल एक्सेस को, मीनिंग देयर बाय कि डिजिटल एक्सेस एक फंडामेंटल राइट है। ये किस केस में किया गया था, अगर आपको नाम पता हो तो ज़रूर बताइएगा, नहीं पता है तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दो केसेस का रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था। आगे बढ़ते हैं, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेज के बारे में। अभी हमने विकेरियस लाइबिलिटी पढ़ा, टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट पढ़ा, अब थर्ड टॉपिक है हमारा रिमोटनेस ऑफ डैमेज। तो कहते हैं कि देखो, जब भी कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमेशा एंडलेस होंगे, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 10 15 20 कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं किसी भी रॉन्गफुल एक्ट के। तो क्वेश्चन ये उठता है कि डिफेंडेंट को किस हद तक लाइबल ठहराया जाएगा। तो मतलब किसी भी पर्सन को आप सारे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तो लाइबल नहीं ठहरा सकते हो, तो किस हद पे, मतलब क्या पॉइंट है, क्या टेस्ट है जो डिटरमाइन करेगा, क्या डिटरमाइन करेगा, डिफेंडेंट की लाइबिलिटी को डिटरमाइन करेगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे रिमोटनेस ऑफ डैमेज के कॉन्सेप्ट को लेकर। आई होप आपने ये पढ़ा होगा पहले से, ना पढ़ा हो तो हम लोग आज तो पढ़ ही रहे हैं। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज में बात किया जाता है लाइबिलिटी को इम्पोज करने के बारे में। तो कहते हैं कि देखो भैया, क्या होता है कि लॉ ने एक लाइन खींच रखा है, लॉ ने एक बाउंड्री सेट कर रखा है और कहता है कि जितने भी, ये इस लाइन में दो चीज़ें आती हैं, पहला वो बोलते हैं प्रॉक्सिमेट, ठीक है, और दूसरा वो बोलते हैं रिमोट। तो प्रॉक्सिमेट और रिमोट में कह रहे हैं कि देखो, प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आप किसी व्यक्ति को डायरेक्टली लाइबल ठहरा सकते हो। तो जितने भी रॉन्गफुल एक्ट होंगे, अगर उनके कॉन्सिक्वेंसेस डायरेक्ट हैं तो व्यक्ति की लाइबिलिटी वहाँ पे इम्पोज हो जाएगी, मतलब डिफेंडेंट विल बी लाइबल। लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंसेस रिमोट हैं, मतलब दूर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मैंने कहा ना कि किसी भी रॉन्गफुल एक्ट के लिए कॉन्सिक्वेंसेस एंडलेस हो सकते हैं, तो कोई बहुत दूर का कॉन्सिक्वेंस था तो उसके लिए डिफेंडेंट लाइबल नहीं होता है। तो लॉ ने एक बाउंड्री सेट कर रखी है, उस बाउंड्री के हिसाब से वो कहते हैं कि सिर्फ फोर्सिएबल या प्रॉक्सिमेट कॉन्सिक्वेंसेज या डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज के लिए ही
डिफेंडेंट शैल बी हेल्ड लाइबल। तो प्रॉक्सिमेट में आपका क्या आ जाता है, नियर आ जाता है, फोर्सिएबल आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है, और प्रॉक्सिमेट और दूसरा जो था हमारा रिमोट, इसमें आता है इनडायरेक्ट, ठीक है। और रिमोट तो आ ही रहा है, मतलब दूर की जो हरकतें हुई हैं, और तीसरा आता है अनफोर्सिएबल। तो हमेशा प्रॉक्सिमेट मतलब डायरेक्ट के लिए लाइबिलिटी फिक्स होगी, और रिमोट मतलब जो अनफोर्सिएबल है, जिसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, मतलब आपने कोई एक्ट किया और आपको पता है कि इस एक्ट से ये चीज़ें हो सकती हैं, ये आपने इमेजिन कर रखा है, तो ये आ जाएगा प्रॉक्सिमेट में। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में कभी आई ही नहीं, एक प्रूडेंट मैन भी नहीं सोच पाया, वो रिमोट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कभी भी डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं इसको पढ़ते हुए कि रॉन्गफुल एक्ट इज कमिटेड तो कॉन्सिक्वेंसेस एंडलेस होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसके लिए वो लाइबल ठहराए जाएंगे। पर्सन इज मेड लाइबल फॉर दोज एक्ट विच आर नॉट टू रिमोट। आप लाइबिलिटी उसी एक्ट के लिए करेंगे जो एक्ट बहुत मतलब इनडायरेक्ट ना हो, या अनफोर्सेबल ना हो, या रिमोट ना हो, मतलब डायरेक्ट, नियर या फोर्सिएबल एक्ट के लिए लाइबिलिटी इम्पोज की जाती है। द लॉ कैन नॉट टेक अकाउंट इन टू एवरीथिंग, मतलब लॉ सारी चीज़ों को लेकर नहीं बैठ सकता है, मतलब एक रॉन्गफुल एक्ट हुआ उसके 1000 कॉन्सिक्वेंसेस है, तो हजारों कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर नहीं बैठ सकता है। ये सब्सिक्वेंट मैटर्स, मतलब वो सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से मैटर स्कोप में आते हैं उस कॉन्सिक्वेंसेस के। तो जो कैजुअल रिलेशनशिप है किसका, रॉन्ग का और डैमेज कॉज का, ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी लाइबिलिटी किन किन चीज़ों के लिए फिक्स होगी। समझ में आ रही बात? तो डिफेंडेंट किसके लिए लाइबल होता है, हमेशा प्रॉक्सिमेट कॉजेस के लिए, जो डायरेक्ट होते हैं, जिनको आप सोच सकते हैं हाँ कि हाँ, अगर मैं अचानक से कोई भी बम फोड़ देता हूँ तो उसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हो सकता है कोई आसपास में हो जिसे हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतना डर जाए कि उसको कोई वहाँ पे सीवियर अटैक आ जाए। तो हम एक इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन को, तो जो चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं उसके लिए लाइबिलिटी फिक्स होगी, जो अनफोर्सिएबल है, जो इमेजिन नहीं किया जा सकता, उसके लिए लाइबिलिटी फिक्स नहीं होगी। अब एक केस था स्कॉट वर्सेस स्टैफर्ड। इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति था ए, जिसने लाइटेड स्क्विब को क्राउड पे फेंका। अब जब वो लाइटेड स्क्विब को फेंकता है तो वो एक्स के ऊपर गिरता है, एक्स ने उसको उठाया, खुद को बचाने के लिए वाई पे फेंका, वाई ने उसको उठा के आगे किसी और व्यक्ति के ऊपर फेंक दिया, मिस्टर बी के ऊपर फेंक दिया, और मिस्टर बी को इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पे ए को लाइबल ठहरा देंगे, किसके लिए, उसके एक्ट के लिए, क्योंकि जो डैमेज हुआ वो प्रॉक्सिमेट था, वो डायरेक्ट था, वो नियर था, हरकत तो ए ने किया था ना। ए को कोई भी चीज़ जला के अगर आप फेंक दोगे तो वो 1 2 3 चौथे पर्सन पे जाएगी, और जब चौथे पर्सन पे जाती है तो हो सकता है उसको डेंजर कॉज जाए, तो ऐसे में आपकी लाइबिलिटी फिक्स कर दी जाएगी। टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब लाइबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए दो टेस्ट हैं। पहला है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, दूसरा है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट और फोर्सिएबिलिटी। देखो जो डायरेक्ट वाला टेस्ट है, ये सबसे पहले आया था स्मिथ वर्सेस लंदन एंड वेस्टर्न रेलवे कंपनी 1870 में। तो इस टेस्ट के हिसाब से कहते हैं कि एक व्यक्ति लाइबल होगा फॉर ऑल द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, अपने एक्ट के सारे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज के लिए एक व्यक्ति को लाइबल ठहराया जाएगा। ये बात कहाँ की गई, स्मिथ वर्सेस लंदन एंड वेस्टर्न रेलवे कंपनी। समझ में आ रही बात? तो इस केस में क्या हुआ था, जैसे आपको पता होगा कि जब धान या गेहूं का सीजन होता है और जब उसकी कटाई होती है तो बहुत सारे पुराल को बांध के रखा जाता है, एक हीप का बना देते हैं, मतलब 1 2 3 उसके ऊपर बहुत सारा हीप बना के एक पहाड़ जैसा क्रिएट करके खेतों में छोड़ दिया जाता है। तो इस केस में क्या हुआ था, रेलवे कंपनी को नेग्लिजेंटली, मतलब उसके नेग्लिजेंट एक्ट के लिए लाइबल ठहराया गया था। क्यों? क्योंकि जब रेलवे ट्रैक से जा रहा था ना, तो उस समय इंजन से स्पार्क कॉज हुआ, और इस स्पार्क की वजह से जो हीप था, किसका हीप था, वो जो गट्ठर का, मतलब जो पुराल का हीप होता है, वो रखा हुआ था, और उस पर आग लग जाती है, मतलब चिंगारी जाती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है। आग लगती है तो गांव में, खेतों में जब ऐसे सिचुएशंस में आग लगती है ना, तो लोगों के घर तक भी आग फैल जाती है हवा के रुख की वजह से। तो ऐसा ही इस केस में हुआ, जब इंजन से स्पार्क निकला तो वहां पे विंड की वजह से प्लेंटिफ का कॉटेज, उसका घर, उसकी कुटिया ही जल गई। जब उसकी कुटिया जल जाती है तो रेलवे कंपनी को लाइबल ठहराया गया। ऑल्दो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, उन्होंने कभी ये इमेजिन नहीं किया होगा कि इंजन से स्पार्क होने की वजह से किसी व्यक्ति का घर जल जाएगा,
तो हमने क्या पढ़ा कि लॉ ने बाउंड्री सेट की है, एक लाइन सेट की है। लाइन क्या है, एक प्रॉक्सिमेट बताता है, एक रिमोट बताता है। प्रॉक्सिमेट क्या कहता है कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे उनके लिए आप लाइबल होंगे जिनको आपने फोरसी कर रखा हो। लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं जिसके बारे में आपने कभी इमेजिन किया ही नहीं होगा, उसके लिए भी लाइबिलिटी ठहराई जा सकती है, लाइबल किया जा सकता है आपको। इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। तो डायरेक्ट हुआ मतलब उस वो जो कॉन्सिक्वेंस हुआ वो आपके एक्ट का डायरेक्ट रिजल्ट था, इसलिए आपको लाइबल ठहराया जाएगा। ठीक है, ये केस स्मिथ वर्सेस लंदन की बात हुई। यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से रेलवे कंपनी को लाइबल ठहराया गया था। अब दूसरा है रीपॉल्मिस एंड फर्नेस विधि वाला केस। इसमें टेस्ट ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट को रिजेक्ट कर दिया गया और कोर्ट ने स्मिथ जो अभी हमने केस पढ़ा डायरेक्टनेस वाला उसको अप्लाई किया। इसमें क्या हुआ था कि डिफेंडेंट ने चार्टर किया था एक शिप ताकि वो कार्गो को कैरी कर सके। उस कार्गो में क्या था, बेंजीन था और पेट्रोल था। लीकेज की वजह से मतलब कुछ टिन्स में लीकेज था, तो जो कंटेंट था ना वो किसी शिप में जाके होल्ड हो गया था और नेग्लिजेंस एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट की वजह से वहाँ पे कोई स्पार्क होता है फायर का और जिसकी वजह से शिप में आग लग जाती है। तो डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया गया था फॉर ऑल डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सर्वेंट्स नेग्लिजेंस। मतलब सर्वेंट की नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से उस शिप में आग लग जाता है, तो उसके लिए डिफेंडेंट को क्या किया गया, लाइबल ठहराया गया था। ठीक है, फिर कहते हैं इस केस में और अकॉर्डिंग टू दिस केस वंस द रॉन्गफुल एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड द डिफेंडेंट्स लाइबल फॉर ऑल डैमेज। एक बार रॉन्गफुल एक्ट एस्टेब्लिश हो गया तो डिफेंडेंट सारे डैमेजेस के लिए लाइबल होगा जो डायरेक्टली उस नेग्लिजेंट एक्ट से ट्रेसेबल है। तो डैमेज मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेग्लिजेंट एक्ट, और एक बार ये प्रूव हो जाता है तो डिफेंडेंट विल बी लाइबल फॉर द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सर्वेंट्स नेग्लिजेंस। समझ में आई बात। तो जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट का प्रिंसिपल था वो इस केस में लागू किया गया। ये दो ही केस हैं जहाँ पे ये लागू हुआ था, स्मिथ वर्सेस लंदन एंड रीपॉल्मिस वर्सेस फर्नेस एंड विधि कंपनी। फिर एक और केस आता है लिस्बोजर ड्रेजर, ये एक शिप का नाम है, वर्सेस एडिसन। तो क्या हुआ था इस केस में, एडिसन के नेग्लिजेंस की वजह से जो ये शिप थी ना वो डूब जाती है। तो जो ओनर्स थे ना शिप के उन्होंने बोला कि फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी उन्होंने कंपनसेशंस को दो हेड में क्लेम किया। पहला तो उन्होंने कहा कि जो हमारा ड्रेजर का प्राइस था मतलब उस शिप का प्राइस था वो दीजिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि चार्जेस ऑफ हायर मतलब जिस दिन से आपने हायर किया है उस दिन से लेके जिस दिन तक मतलब शिप उनके कंट्रोल में थी वहां तक का प्राइस दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है एक न्यू ड्रेजर परचेज करने जा रहे थे। मतलब जिस दिन आप किराया होता है ना कि किसी शिप को आपने रख लिया तो आज से लेके 10 दिनों तक के लिए हमने अपने पास रखा है, तो उस 10 दिन के हिसाब से कुछ किराया फिक्स होगा, तो उस किराए को या रेंट को हम देंगे। तो उन्होंने कहा कि जो वो आप वहाँ पे जो हमें हायर करने का जो चार्जेस मिलता है ना उससे हम नई शिप खरीदने वाले थे, तो उस शिप के चार्जेस मतलब हायर के चार्जेस भी दीजिए और पूरे के पूरे शिप का चार्ज भी हमको दीजिए। तो कोर्ट ने कहा देखो ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, जो पहला काम है मतलब ड्रेजर की जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ हम वही देंगे, दूसरे हेड का प्राइस हम नहीं देंगे। उन्होंने दूसरा कंपनसेशन रिजेक्ट करते हुए कहा कि कोर्ट ने हेल्ड किया ओनर्स जो है कुड नॉट परचेज द न्यू ड्रेजर ओइंग टू देयर पॉवर्टी, मतलब वो गरीब हैं वो नया ड्रेजर नहीं खरीद सकते हैं सॉरी, तो इसके लिए वो कंपनसेशन नहीं मांग सकते क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये बहुत रिमोट है, ये दूर की चीज़ें हैं और ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं आता है। एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो जो रूल रीपॉल्मिस में हमने पढ़ा था वो वैगन माउंट केस में नहीं आया और इस केस में भी उस रूल को नहीं लगाया गया था। इसमें मतलब रीपॉल्मिस का जो रूल था ना उसको लिमिट कर दिया गया था, मतलब सारे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप लाइबिलिटी नहीं, मतलब जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस बहुत रिमोट हैं उसके लिए आप यहाँ पे लाइबिलिटी फिक्स नहीं करा सकते हैं। हाँ, आपकी शिप को नुकसान हो गया, वो डूब गई तो उसका पैसा हम देंगे, लेकिन उसके किराए से आप नई शिप खरीदने वाले थे, नए शिप का पैसा मांग रहे हो तो ये हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो कॉज है ये बहुत रिमोट है, बहुत दूर का है, ये इनडायरेक्ट कॉज है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे स्कोप जो है रीपॉल्मिस का उसको लिमिट किया गया था, रेस्ट्रिक्ट किया हाउस ऑफ लॉर्ड ने।
अब जो रीपॉलिमर्स का रूल था ना वो वैगन माउंट केस में नहीं फॉलो हुआ। इसमें क्या हुआ था, बहुत सारा ऑयल स्पिल हो गया था ऑन दी वाटर फ्रॉम द वैगन माउंट शिप। तो एक शिप था वैगन माउंट, उसमें से ना बहुत सारे ऑयल स्पिल हो गए थे वाटर पे, और वो ऑयल जो है हवा की रुख की वजह से 600 फीट तक चला गया। और वहाँ पे कहीं पे वार्फ रिपेयर हो रहा था, तो जो मॉल्टन मेटल होता है ना वो उस ऑयल पे जाता है जो ऑयल फ्लोट कर रहा था, और उसकी वजह से शिप डैमेज हो जाती है पूरी की पूरी। तो प्रीवी काउंसिल ने कहा कि held that the ratio in repolymers was not good law। प्रीवी काउंसिल का मानना था कि जो रीपॉलिमर्स का रूल था वो अच्छा नहीं था, एंड हेल्ड दैट सिंस रीजनेबल मैन कुड नॉट फोरसी द इंजरी ऑफ द डिफेंडेंट। मतलब डिफेंडेंट को जो इंजरी हुई है वो रीजनेबल मैन सोच भी नहीं सकता था, तो इसलिए डिफेंडेंट्स वर नॉट लाइबल। तो मतलब हमारी बात ये हो रही थी कि जो कॉन्सिक्वेंसेस आप इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ लाइबिलिटी उसी के लिए फिक्स होगी। तो डिफेंडेंट कैन ओनली बी लाइबल फॉर दी रीजनेबल फोर्सिबल इंजरी। मतलब जो इंजरी डायरेक्ट है, जो आप फोर्सी कर सकते हैं, सिर्फ उसी के लिए लाइबिलिटी होगी। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट के लिए आप लाइबल नहीं होंगे। मतलब वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो डायरेक्ट हो उनके लिए लाइबिलिटी नहीं होगी, वो कॉन्सिक्वेंसेज एटलीस्ट फोर्सिबल नेचर के भी होने चाहिए, मतलब आप उसे इमेजिन भी कर सकें। टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट और फॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि देखो जो जो उसको उन्होंने वैगन माउंट केस में अप्लाई किया, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि देखो, इफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रॉन्गफुल एक्ट कुड हैव बीन फोरसीन, मतलब आपने देखा कि ये डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट से ये कुछ कॉजेज हो सकते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो फोर्सिंग किया जा सकता था। तो रीजनेबल मैन क्या होगा, रीजनेबल मैन देन दे आर नॉट टू रिमोट। तो मतलब अगर आप रीजनेबल मैन उसको फोर्सी कर सकता था, तो हम मान के चलेंगे कि वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज बहुत दूर के या इनडायरेक्ट नहीं हैं। तो इसमें एक केस था ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन, जहाँ पे हेल्ड किया गया कि आप एंटिसिपेट कर लो कि कितने रीजनेबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो आपके एक्ट को फॉलो करेंगे। जैसे डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप आप देख लो, तो डॉक्टर अपने पेशेंट को बता भी सकता है कि इस सर्जरी की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो आपका काम क्या है, सारे रीजनेबल कॉन्सिक्वेंसेज को एंटिसिपेट करने का। तो इस टेस्ट के हिसाब से कहा गया, इफ ए पर्सन कमिट्स अ रॉन्ग, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वो लायबल होगा फॉर कॉन्सिक्वेंसेज विच ही कुड फोरसी। मतलब जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो वो फोरसी कर सकता है, जो वो एंटिसिपेट कर सकता है, सिर्फ उन्हीं के लिए उसकी लायबिलिटी फिक्स होगी। इफ अ थिंग कैन नॉट बी फोरसीन एंड आर टू रिमोट, तो कोर्ट इन वैगन माउंट केस हेल्ड दैट द फोरसाइट ऑफ रीजनेबल मैन कैन अलोन डिटरमाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे रीजनेबल मैन के फोरसाइट पे, फोर्सिबिलिटी पे सारी की सारी लाइबिलिटी को डिपेंड कर दिया गया, जैसे वैगन माउंट केस में किया गया था। कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो प्रिंसिपल है ना सिविल लाइबिलिटी का, दैट अ मैन मस्ट बी कंसिडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, ऐसे प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज को हम रीजनेबल मैन के फोर्सिबिलिटी से उसके मतलब देखेंगे कि क्या वो इस चीज़ को एंटिसिपेट कर पा रहा है, क्या वो प्रेडिक्ट कर पा रहा था कि इस एक्ट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके हिसाब से लाइबिलिटी कॉज होगी। तो फिर से समराइज करने की कोशिश करती हूँ। टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्सिबिलिटी कहता है कि पहले क्या हो रहा था कि रॉन्गफुल एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, जो भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस थे उनके लिए आपकी लाइबिलिटी फिक्स कर देते थे हम। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट अगर आप कर रहे हैं तो पहले आप देखो कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या आप उनको एंटिसिपेट कर पा रहे हो। अगर आप एंटिसिपेट कर पा रहे हो, मतलब अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर्सिएबल नेचर के हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट कहता है कि अगर रीजनेबल मैन या प्रूडेंट मैन ये डिटरमाइन कर सकता है कि इस एक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो आपकी लाइबिलिटी फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको आप कैसे डिटरमाइन करोगे, किसी भी रीजनेबल मैन के स्टैंडर्ड से। मतलब रीजनेबल मैन उस सिचुएशन को, उस कॉन्सिक्वेंसेस को सोच सकता है या नहीं सोच सकता है, उसके हिसाब से वो डिटरमाइन किया जाएगा। तो इसमें कहते हैं कि एप्लीकेशन जब होगा फॉर्सिबिलिटी टेस्ट का, तो आपको प्रिसाइज सर्कमस्टेंसेस, मतलब एग्जैक्ट सर्कमस्टेंसेस की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस जिसके वजह से रीजनेबल पर्सन भी फोर्सी कर सके, बस उतना जानना जरूरी है, एग्जैक्ट सर्कमस्टेंसेस की आवश्यकता नहीं है। केस है ह्यूग्स वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट का। इसमें क्या हुआ था, एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस ने एक मैन होल
खोला स्ट्रीट में, और उस मैनहोल को इन्होंने किसी कैनवास या किसी शेल्टर से कवर कर दिया और वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं था, सिर्फ वो जो पैराफिन लैम्प से सराउंडेड था। तो एक बॉय उस टेंट में एंटर करता है और वहां पे वो लैम्प के साथ खेलने लगता है और उसी में वो मैनहोल में गिर जाता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि देखो डैमेज वॉज फोर्सेबल, वो डैमेज हम फोर्स ही कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वहां आएगा और उस गड्ढे में गिर सकता है, लेकिन ऑल्दो द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज मे नॉट बी फोर्सेबल, मतलब किस हद तक लाइबिलिटी डैमेज हो जाएगी ये हम फोर्सी नहीं कर सकते हैं। इट इज एनफ दैट द इवेंट शुड बी सच दैट इट कैन बी फोर्सिएबल। तो जो इवेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसको फोर्सी कर सकते हैं, मतलब आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये था हमारा रिमोटनेस ऑफ डैमेज। बात करेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में, जिसे नो फॉल्ट लाइबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आपका कोई फॉल्ट नहीं होगा, फिर भी कुछ ऐसे एक्ट होंगे जिनके लिए आपको लाइबल ठहरा दिया जाता है, उसे ही हम बोलते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है ये कुछ केसेस के माध्यम से आया था और इन्हें हम नो फॉल्ट लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आया था रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस से, और आपका एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से। तो इन दोनों केसेस के माध्यम से ले डाउन किया गया था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूल को और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के रूल को। ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या कहता है, तो कहते हैं कि देखो यहाँ पे डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया जाएगा उन हार्म्स के लिए जो कॉज्ड हुए हैं विदाउट द इंटेंशन, मतलब आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आपका कोई नेग्लिजेंस वाला एक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी आपको लाइबल ठहराया जाएगा। तो इस रूल को ले किया गया था रूल रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में, और इसको रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कहते हैं। इस केस में क्या हुआ था ये देख लेते हैं। तो इस केस में हुआ ये था कि डिफेंडेंट ने एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कराया, किसके माध्यम से कंस्ट्रक्ट कराया, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए क्या विकेरियस लाइबिलिटी फिक्स होती है मास्टर की, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कराया अपने लैंड पे, किसके माध्यम से, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से। अब हुआ ये कि उस रिजर्वायर में कुछ अनयूज शाफ्ट्स थे और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, और फिर जब पानी उसमें भरने लगा तो पानी इतना भर गया कि वो रिजर्वायर बर्स्ट कर गया, और पानी बगल के, मतलब ये एक लैंड था जहाँ रिजर्वायर हुआ, और ये पानी जब बर्स्ट हुआ तो बह के कहाँ चला गया, पड़ोसी के मतलब पड़ोसी का क्या था, कोल फील्ड था, एडजॉइनिंग कोल फील्ड, बगल में कोल फील्ड था, उसमें पूरा पानी फ्लडेड हो गया। अब प्लेंटिफ को हुआ भारी नुकसान। अब यहाँ पे देखो डिफेंडेंट की तो कोई लाइबिलिटी नहीं थी, डिफेंडेंट नेग्लिजेंट भी नहीं था, उसका कोई इंटेंशन भी नहीं था ऐसा, लेकिन फिर भी हार्म कॉज्ड हुआ, किसको हुआ, प्लेंटिफ को हुआ। तो कहा गया कि ऐसे केसेस में जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट था उस रिजर्वायर को बनाने के लिए, डिफेंडेंट का कोई भी फॉल्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे डिफेंडेंट को लाइबल किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बेसिस पे डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया गया। ये जो रूल था इसको प्रोपाउंड किसने किया था, तो ये जस्टिस ब्लैकबर्न ने दिया था, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो जस्टिस ब्लैकबर्न ने इस रूल को प्रोपाउंड किया कि इफ अ पर्सन फॉर हिज ओन पर्पस, अपने खुद के पर्पस के लिए आप कोई काम करवाते हैं अपने ही लैंड पे, जिसके वजह से विच इज लाइकली टू स्केप और कॉज एनी मिसचीफ, तो ही इज प्राइमा फेसाई आंसरेबल टू ऑल द डैमेजेस विच इज कॉज्ड बाय दैट एक्ट। तो उस एक्ट की वजह से जितने भी डैमेजेस कॉज होंगे उसके लिए कौन लाइबल होगा, वही पर्सन होगा जो वो काम करवा रहा है। समझ में आ रही है बात। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बिकॉज ऑफ द वेरियस एक्सेप्शन टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल। तो इस मतलब जो रूल था विकेरियस लाइबिलिटी का, या जो भी हमने भी पीछे लाइबिलिटी पढ़ी कि मास्टर के काम के लिए सर्वेंट लाइबल होगा, लेकिन यहाँ पे ऑल्दो डिफेंडेंट का कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट नहीं था, कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, फिर भी वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्ट के लिए लाइबल ठहराया गया। तो ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं, नो फॉल्ट लाइबिलिटी या रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में आया था। इसेंशियल्स क्या क्या है, तो कहते हैं आपके लैंड पे कोई डेंजरस थिंग होना चाहिए, और आप अपने लैंड का कोई नॉन नेचुरल यूज कर रहे हो, या आपने डेंजरस थिंग को एस्केप कराया, मतलब आपके लैंड पे कोई ऐसा चीज़ आया जो एस्केप कर सकता है, मतलब जो वहाँ से जा सकता है किसी और के लैंड पे। आपने अपने अपने लैंड का कोई नेचुरल यूज़ नहीं किया, तो और कोई डेंजरस थिंग आपके लैंड पे। तो ऐसे 3 इसेंशियल्स हैं जो आपके स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए ज़रूरी हैं। तो कहते हैं कि देयर मस्ट बी डेंजरस थिंग, का मतलब है कि ऐसा कोई सामान जिसकी वजह से हार्म कॉज हो सके अगर वो सामान वहाँ से गायब हो जाए। जैसे मान लो
कि एक पड़ोसी था और उसने ना कहीं कोई पेड़ कटा, तो उस पेड़ का कोई और यूज़ था, लेकिन ऑल्दो वो पेड़ जो था वो पॉइजनस नेचर का था। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, इसको हम ले चलते हैं, इसकी लकड़ियों का हम कोई काम करेंगे। तो इतनी हरी भरी घास, इतना हरा भरा पेड़ देख के ना जो बगल का पड़ोसी था वो कहता वाह यार, कितना अच्छा घास है, इसको उठा लेते हैं, एक डंठल खींच लेंगे तो क्या ही पता चलेगा। तो उसने एक ब्रांच उस पेड़ का निकाल लिया, कटे हुए पेड़ का, और अपने घोड़े को खिला दिया। अब घोड़ा उसको खाने के बाद मर जाता है। तो कह रहे हैं कि पहली बात तो आपके लैंड पे कोई डेंजरस थिंग था, उसका कोई मतलब लैंड का वो कोई नेचुरल यूज तो कर नहीं रहे थे, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा था, और वो डेंजरस थिंग आपके लैंड से स्केप कर सकता है। तो जब स्केप करेगा तो क्या होगा, तब आप लाइबल ठहराए जाएंगे। ऑल्दो यहाँ पे जो स्केप हुआ है वो प्लेंटिफ जानबूझकर किया है, लेकिन मान लीजिए कि उस पेड़ को देखते हुए कोई उस पेड़ की कोई ब्रांचेस जो है एक्सटेंड कर रही हैं प्लेंटिफ के लैंड पे, मतलब पड़ोसी के लैंड पे, और वहाँ पे कोई बकरी है या कैटल है तो उसने उसकी पत्तियों को खा लिया, तब वहाँ पे डिफेंडेंट लाइबल होगा। लेकिन जब प्लेंटिफ खुद लेकर जाता है तो वहाँ पे डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। ये अभी हम एक्सेप्शन में भी पढ़ेंगे। तो कहते हैं द रूल इज अप्लाइड ऑन वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फोम्स और एक्सप्लोजिव्स। द पर्सन इज लाइबल वेदर और नॉट ही इज द ओनर। आप ओनर हैं या नहीं है इससे कोई मैटर नहीं होता, आप लाइबल होंगे अगर आपने ऐसी कोई डेंजरस थिंग रखी है अपने लैंड पे जो स्केप कर सकता है। डेंजरस थिंग इज नॉट जस्ट डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ इट्स नेचर। डेंजरस थिंग आप नेचर के हिसाब से डिटरमाइन नहीं करेंगे। कई बार कोई इनोसेंट चीज़ है, जैसे वो पत्तियां तो इनोसेंट देखने में थी ना, वो भी डेंजरस हो सकती हैं। तो एक केस था चीटर वर्सेस कैटर, जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रांचेस, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ब्रांचेस थे वो एक्सटेंड किसके लैंड पे कर रहे थे, वो प्लेंटिफ के लैंड पे एक्सटेंड कर रहे थे, मतलब नेबर के लैंड पे। तो यहाँ पे उस ईट मतलब उस लीव्स को ईट करने की वजह से कैटल्स जो थी उनको पॉइजन हो गया था। तो यहाँ पे कोर्ट ने डेंजरस थिंग के एस्केप की लाइबल की वजह से कोर्ट ने उस डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया था। फिर एक और केस है रीड वर्सेस लायंस का। इसमें कहा गया कि कोई एम्प्लॉय था जो कि एम्यूनेशन फैक्ट्री में काम करता था। तो वहाँ पर जब वो काम कर रही थी ना, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रही थी डिफेंडेंट के प्रेमाइस में, तो कोई शेल थी जो वहाँ मैन्युफैक्चर हो रही थी, और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो फट जाती है, एक्सप्लोड कर जाती है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय थी, वो महिला थी, उनको चोट लग जाती है, इंजरी कॉज हो जाती है। यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं था नेग्लिजेंस वाला, लेकिन वो कोर्ट में चाहती हैं कि यहाँ पे डिफेंडेंट को लाइबल करिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर। तो कोर्ट ने कहा देखो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो भी डेंजरस थिंग थी ना, वो एस्केप नहीं किया, कहाँ से, डिफेंडेंट के प्रेमाइसेस से। तो इसेंशियल क्या था कि प्रेमाइसेस से एस्केप होना भी जरूरी है। जब डिफेंडेंट के प्रेमाइसेस से वो एस्केप नहीं किया तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह रहे हैं कि भैया डिफेंडेंट के प्रेमाइसेस से एस्केप नहीं किया, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इम्पोज नहीं होगी। फिर नॉन नेचुरल लैंड ऑफ यूज ऑफ द लैंड का मतलब है कि आपने लैंड पे कोई ऐसा सामान रखा है जिसकी वजह से बगल के किसी लोगों को डेंजर कॉज हो जाए। जैसे मान लीजिए आपका कोई खेत था, आपने क्या किया, वहाँ पे एक टैंक बनवाया और उस टैंक में खूब सारा पानी डाल दिया। अब हो सकता है कि वो टैंक जो है फट जाए, ठीक है। जब वो टैंक फटेगा तो जो एडजॉइनिंग लैंड्स हैं जिनकी वहाँ पे खेतियाँ हुई हैं उनके खेतों में पानी चला जाएगा, तो प्लेंटिफ का नुकसान होगा। तो आपने उस लैंड का नॉन नेचुरल यूज़ किया है, तो ऐसे केसेस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इम्पोज हो सकती है। इट वॉज हेल्ड दैट फायर इन अ हाउस इन अ ग्रेट इज एन ऑर्डिनरी नेचुरल एंड प्रॉपर एवरी डे यूज ऑफ द फायर प्लेस इन द रूम। जैसे होता है ना, पिक्चर में दिखाता है किस तरीके की चिमनी बनी होती है, वहाँ पे आग जला देते हैं, तो वो एक ऑर्डिनरी और नेचुरल यूज ऑफ द लैंड माना जाएगा। टी.सी. बालकृष्णन और टी.आर. सुब्रमण्यम में कहा गया कि यूज ऑफ एक्सप्लोजिव, अगर आप अपने ग्राउंड पे एक्सप्लोजिव को यूज करते हैं इवन ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल भी, तो वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होगा। तो कहते हैं कि देखो भैया, इन सारे मुद्दों में ना एक्चुअल एस्केप का प्रूफ आपको देना है, वो इम्पोर्टेंट है। जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल है ना, वो इम्पोज तभी होगा जब कोई भी सामान आपके लैंड से एस्केप करके दूसरे के लैंड पे जाती है, और वो सामान को आप कंट्रोल कर सकते थे, फिर भी वो आपके लैंड से एस्केप होकर कहीं और चली गई, तो वहाँ पे आपकी लाइबिलिटी इम्पोज की जाएगी, किसकी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है। एक्सेप्शन क्या है राइलैंड के रूल को, मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की, अगर प्लेंटिफ का खुद का फॉल्ट होगा तो वहां पे डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। डिफेंडेंट वाज नॉट लाइबल फॉर द डैमेज कॉज टू प्लेंटिफ हॉर्स बाय ईटिंग लीव्स ऑफ पॉइजनस ट्री ऑन डिफेंडेंट्स लैंड एज प्लेंटिफ हॉर्स इंट्रूडेड ऑन डिफेंडेंट्स लैंड ऑन हिज ओन। मतलब कहीं कुछ घास रखी थी जो कि पॉइजनस नेचर की थी, और डिफेंडेंट का जो घोड़ा है वो आता है और उस घास को खा जाता है, तो उसके लिए कौन लाइबल नहीं होगा, उसके लिए आपका डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। यहाँ पे प्लेंटिफ की खुद की फॉल्ट है।
एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, तो कहते हैं थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर की वजह से जो भी एक्ट हो रहा होगा उसके लिए भी डिफेंडेंट लाइबल नहीं है। तो कहते हैं ओवरफ्लो फ्रॉम डिफेंडेंट रिजर्वायर, मतलब डिफेंडेंट का एक रिजर्वायर था जिसमें उसने पानी को अच्छे से जमा कर रखा था, तो किसी थर्ड पार्टी ने या ट्रेसपासर ने या स्ट्रेंजर ने आके वहाँ पे कुछ ऐसी हरकत की जिससे पूरा का पूरा पानी ओवरफ्लो हो गया, तो यहाँ पे डिफेंडेंट को लाइबल नहीं ठहराएंगे। एक्ट ऑफ गॉड अभी हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, देख लीजिएगा। तो कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड भी डिफेंस है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। इसका रूलिंग केस क्या है, निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का। यहाँ पे क्या हुआ था कि आर्टिफिशियल लेक्स बनाया था डिफेंडेंट ने अपने लैंड पे, और उस ईयर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, तो जो आर्टिफिशियल लेक में पानी था और बारिश के पानी के वजह से जो पड़ोसी था ना उसका मतलब आर्टिफिशियल लैक और इस डैमिंग लैक नेचुरल दिस ईयर system lake swells and embankments constructed on the artificial lake which was strongly sufficient ordinary for, ठीक है। तो वहाँ पे प्लेंटिफ के ब्रिजेस को मतलब इतना ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ कि प्लेंटिफ के ब्रिजेस को तोड़ते हुए मतलब टूट गया था उस पानी के बहाव की वजह से। तो यहाँ पे ये एक्सीडेंट जो हुआ ये एक्ट ऑफ गॉड था, क्योंकि पानी इतना तेज बरसा, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाटर आ गया था कि उसमें प्लेंटिफ उसको डिफेंडेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो इसलिए यहाँ पे प्लेंटिफ की जब ब्रिजेस टूट गई तो इसके लिए बोला गया कि भैया ये एक्ट ऑफ गॉड था, इसके लिए डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। कंसेंट या वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, जहाँ पे प्लेंटिफ ने कंसेंट दिया है किसी भी डेंजरस थिंग के लिए तो उसके लिए डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। तो इस केस में क्या हुआ था कि डिफेंडेंट्स को लाइबल नहीं ठहराया गया था फॉर द डैमेजेस ऑफ द गुड ऑफ प्लेंटिफ ड्यू टू लीकेज ऑफ वाटर विदाउट फॉल्ट ऑफ डिफेंडेंट एज वाटर वाज स्टोर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के फायदे के लिए पानी स्टोर किया गया था। तो डिफेंडेंट को लाइबल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके जो गुड्स थे मतलब ये पानी स्टोर हुआ था, इसके बगल में इनका गुड था, इसमें गोडाउन था और उस गोडाउन में कुछ प्रोडक्ट्स रखे थे, कुछ सामान रखे थे, कुछ गुड्स रखे थे। जब पानी लीक हुआ तो इनके गोडाउन में चला गया और उससे इनको नुकसान हो गया। तो कह रहे हैं भैया यहाँ पे तुमने कंसेंट दिया था ना इस काम के लिए, तो तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे तुम डिफेंडेंट को लाइबल नहीं ठहराओगे। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में भी डिफेंस नहीं होगा, सॉरी इज अ डिफेंस टू एक्शन फॉर द टॉर्ट। इसमें ग्रीन वर्सेस चेल्सा में कहा गया कि डिफेंडेंट जो कि हु हैज स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू मेंटेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर, उसको आप लाइबल नहीं करेंगे फॉर ब्रस्ट ऑफ मेन बिलोंगिंग टू अ कंपनी एज देयर वाज नो नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट एंड इट वाज एक्टिंग अंडर द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर आप काम कर रहे हैं और कोई नेग्लिजेंस नहीं था आपके पार्ट पे और कोई भी हरकत हो जाती तो उसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है ना उसको आप कुछ एक्सटेंड तक कहाँ कहाँ देखते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में, इंडियन रेलवेज एक्ट में, कैरियर्स एक्ट में, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में और नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 में। तो ये क्या था, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जिसे हम ओलियम गैस केस के नाम से भी जानते हैं। ये रूल ले डाउन हुआ था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के केस में। तो ये रूल इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सेप्शन, मतलब जो राइलेंस केस था उसके किसी एक्सेप्शन का सब्जेक्ट नहीं है। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि अगर कोई सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेल कर रही है कंट्री में तो जो रूल है राइलेंट केस का वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। और अगर एक्सेप्शन बनाते हैं हम इसको राइलेंट केस का तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे पर्सन अपनी लाइबिलिटी से एस्केप कर जाएंगे। इसीलिए कोर्ट ने एक रूल बनाया जिसे हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसमें कहते हैं कि मान लीजिए कोई एंटरप्राइज है, अगर वो इंगेज है किसी इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में जिसकी वजह से सेफ्टी ऑफ पर्सन पे थ्रेट है, जो भी सराउंडिंग एरिया में लोग हैं उनकी सेफ्टी पे थ्रेट है, या किसी एंटरप्राइज कोई ऐसा एंटरप्राइज ओ करता है कोई ऐसी एब्सोल्यूट ड्यूटी किसी कम्युनिटी की तरफ टू एंश्योर दैट नो हार्म रिजल्ट्स। तो कोई ऐसी ड्यूटी आप ओ कर रहे हैं, एब्सोल्यूट ड्यूटी ओ कर रहे हैं टू द कम्युनिटी टू एंश्योर दैट नो हार्म रिजल्ट्स। तो कहते हैं कि ये हेल्ड किया गया कि अगर हार्म होता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी एक्सीडेंट के माध्यम से तो वो एंटरप्राइज लाइबल होगा कंपनसेट करने के लिए उन सारे व्यक्तियों को जो उस एक्सीडेंट की वजह से इफेक्ट होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंटरप्राइज इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में इंगेज्ड है तो और उस एक्टिविटी की वजह से जो सराउंडिंग में लोग हैं उनके ऊपर कुछ खतरा आ सकता है, तो ऐसी एंटरप्राइजेस की क्या है, एब्सोल्यूट ड्यूटी है कि वो काम करे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी हार्म ना हो, पहली बात।
और अगर हार्म हो जाता है तो ऐसे केस में वो एंटरप्राइज एब्सोल्युटली लायबल होगा और वो कंपनसेट करेगा किसको, उन सभी व्यक्तियों को जिनको हार्म कॉज हुआ है। समझ में आ रही बात। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड द मेजर ऑफ कंपनसेशन, कोर्ट ने कंपनसेशन के भी मेजर्स हेल्ड किए कि किस किस केस में कैसे कैसे कंपनसेट करेंगे, एंड मस्ट बी कोरिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड एंड कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज बिकॉज सच कंपनसेशन मस्ट हैव डिटरेंट इफेक्ट। तो कंपनसेशन कैसा देना है ये भी कोर्ट डिसाइड करेगा। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्रिंसिपल वाज वाइडली अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के जितने भी वेरियस केसेस थे उसमें इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया था। तो फ्यूचर एक्सीडेंट्स या जस्टिस को इंश्योर करने के लिए ये प्रिंसिपल लाया गया था। इसका कॉर्नरस्टोन क्या है, इन्वायरमेंट लॉ है, ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉज के रिगार्डिंग है ये। और कहते हैं कि आप अगर कोई डेंजरस एक्टिविटी में हैं, मतलब कोई डेंजरस काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भी उसका रिजल्ट होगा, अगर किसी व्यक्ति के जान को खतरा है, आसपास पड़ोस का पूरा इन्वायरमेंट खतरे में है, तो वहाँ पे उस एंटरप्राइज की एब्सोल्यूट लाइबिलिटी होती है। समझ में आई बात। यह रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, दो केसेस हैं इसमें। तीसरा केस ये भी है, इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। अगर आपने पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पढ़ा हो तो वहाँ पे भी ये केस आता है। जब हम लोग इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे, सॉरी इन्वायरमेंट लॉ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। हम लोगों ने इन 10 टॉपिक्स में से करीब करीब 8 टॉपिक्स कर लिए हैं, 2 टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं जिनकी वीडियोस आपको कल मिल जाएगी। ऑलमोस्ट डन है, बस मुझे अपलोड करना है। तो हम लोगों ने, मैंने आपको पहले बताया कि पेपर नंबर 1, पेपर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो आपको पता ही होगा। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, हर पेपर में 10 टॉपिक्स आते हैं आपके। तो हर 10 टॉपिक्स में जो भी पहला टॉपिक होगा ना आपका, जो भी पहला यूनिट होगा, उन 10 यूनिट्स में 10 टॉपिक्स हैं। तो आप ये गलती ना करना कि हम पहले टॉपिक को छोड़ दे रहे हैं। जैसे मान लो आपने कहा हम तो लॉ ऑफ टॉट पढ़ लिए, आप छोड़ो यार, कंज्यूमर और मोटर व्हीकल नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 5 ही तो क्वेश्चंस आने हैं एक एक्ट से, अगर देखा जाए कई बार ये 6 और 7 भी हो जाते हैं। तो हो सकता है क्या करें कि इन्होंने 2 क्वेश्चंस आपके टॉट से दे दिए और बाकी के 3 क्वेश्चंस यहाँ से दे दिए। अब अगर आपने इन दोनों को नहीं पढ़ा होगा तो नंबर आपके 3 चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे। इसलिए सारे एक्ट को पढ़िए, सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाइए। और जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं जहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं उन्हें तो बिल्कुल मत छोड़ो। ऐसे ये 3 एक्ट हो गए, फिर आपका आ जाता है पार्टनरशिप, आ जाता है सोगा, आ जाता है इन्वायरमेंट एक्ट में भी कुछ कुछ प्रोविजंस फॉरेस्ट के पूछ लेते हैं, एयर के या वाटर ट्रिब्यूनल्स के पूछ लेते हैं, तो उन्हें भी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कंपनी एक्ट जब पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ कुछ प्रावधान है। तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स को छोड़ के जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे ऐसा लगता है, आई होप कि आप लोगों को लॉ ऑफ टॉर्ट की जो ये 4 लेक्चर की सीरीज़ है जिसमें हमने 7 टॉपिक्स किए हैं वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो अपने सारे यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के साथ मेरे लेक्चर्स को, मेरी वीडियोस को शेयर करिए। बाकी लीगल अपडेट्स जो भी हमारे देश में हो रहा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं, उन सब के रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ। उसके रिगार्डिंग भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था ना, डिजिटल एक्सेस इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो मैंने आपसे पूछा था ना कि वो 2 केसेस कौन कौन से हैं। तो वो पहला केस है प्रज्ञा प्राशून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा केस है अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तीन दोनों केसेस में रिट पिटिशन फाइल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि डिजिटल एक्सेस इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।